हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो स्वागत है हमारे इस आज के बहुत ही शानदार सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हिंदी वाले सेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है गद्यांश का, जिसमें आपके 2 गद्यांश दिए जाएंगे और टोटल 10 मार्क्स के होंगे। अगर आप इस तरह के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका ये 10 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। और ये जो है कि एक प्रैक्टिस क्लास है जिसमें आपको 100% रिवीजन हो जाएगा। और ये जो है कि इस एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले होते हैं और ये 10 नंबर ऐसे हैं जो आप 10 में 10 कर सकते हैं। आपके पास वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। और मैं बता दूं कि इसमें टोटल हम लोग 5 गद्यांश करने वाले हैं, यानी टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह का एक भी वीडियो देखने से मिस न कर पावे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कि इस तरह का अभी क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम देते समय, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको आता रहेगा उसका बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। फिर हम लोग बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा गया है गद्यांश को, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको 1 मिनट आप यहाँ पे प्रश्नों को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसे लोग दोष खोजने लगते हैं। ठीक है। यहाँ तक इस प्रकार का उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है। गुणी कम बिल्कुल ही नहीं, यह चिंता का विषय है। तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष के पतन किन गहन गर्त में जा रहा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और विवश लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। किंतु ऐसी दशा में हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। ठीक है, ये रहा गद्यांश। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि ये किस तरह के प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न आएगा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशा है। और ये जो पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, जब आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपका परसेंटाइल बनेगा तो उसके अंदर यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है। ये 2023 का पेपर है, तो उसका एक क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। ऑप्शन बी लोग बेईमान हो गए हैं। ऑप्शन सी सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऑप्शन डी झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो आंसर देना है वो गद्यांश में जिस प्रकार से, चाहे गलत हो या सही, उसी प्रकार से देना है। आपको यहाँ पर अपने दिमाग का प्रयोग करके, मतलब अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ भी नहीं देना है। तो इसका सही आंसर होगा मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि लेखक कहते देश का दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ पीछे देख भी सकते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। ठीक है, उसके आगे दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं। ऑप्शन बी है ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। ऑप्शन सी है जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऑप्शन डी समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि इसका जो ऑप्शन बी है कि चिंता का प्रवृत्ति जो है कि ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। यहाँ पर जब आप पीछे जाकर गद्यांश में देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, उसके आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझी जाने लगा है। ऑप्शन ए आज सभी को बेईमानी से कमाना अच्छा लगता है। ऑप्शन बी पूरे देश में बेईमानी बस गई है। ऑप्शन सी जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। और ऑप्शन डी देश की संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में समा गई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य को लिखने का लेखक का तात्पर्य है। ऑप्शन ए लेखक देश की दशा से दुखी है। ऑप्शन बी लेखक देश की दशा से चिंतित है। ऑप्शन सी तिलक गांधी और विवेकानंद रविंद्रनाथ ठाकुर मदन मोहन मालवीय आदि के सपने ऐसे भारत के नहीं थे। ऑप्शन डी है जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था से ही होगा। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट करिए। मैं 5 सेकंड रुक भी जाता हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक टाइमर भी लगा दिया हूं कि आप देख सकते हैं कि कितने समय में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 10 सेकंड हो गए, अब तक किसी का आंसर नहीं आया। तो चलिए फिर मैं ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है कि जीवन मूल्यों के बारे में लोगों का आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों के आस्था रखने से ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। जो निरीह शब्द है इसमें कौन सा व्याकरणिक इकाई है। ऑप्शन ए संज्ञा है। ऑप्शन बी सर्वनाम है। ऑप्शन सी विशेषण है। ऑप्शन डी संबंध बोधक है। तो ये तो आंसर देने लायक है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये एक विशेषण है, क्योंकि निरीह का अर्थ होता है असहयोग या निर्दोष। ठीक है, इसका जब आप वाक्य प्रयोग देखेंगे कैसे विशेषण है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी जो परिश्रम करके या मेहनत करके जीवन यापन करते हैं उसके लिए बोला गया था। ये एक संज्ञा शब्द है, इसके सामने निरीह जो है कि एक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे हम पैराग्राफ। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट का आपके पास समय है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हमारे साथ यह पढ़िए। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्ण आविष्कारों से अछूता नहीं है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ तथा तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान की चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों के अट्टालिकाओं से दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल जो जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि
बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह भी सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने अपने अवलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य, हस्तामलकम मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के से समय स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन के युगों को अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दाकियानुसी विचारों, भय एवं अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इन समग्र देन को रचनात्मक कार्यों को सुनियोजित करे। ये रहा गद्यांश। आप अगर इसे पढ़ते हैं तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं। प्रश्नों की तरफ यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का स्वामी है, ऑप्शन बी प्रकृति और प्राणी जगत का सिमसौर है, ऑप्शन सी सभी भौतिक सुविधाओं को संपन्न है, ऑप्शन डी अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। ये किसका पेपर है? तो ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 24/8/2021 का पहले शिफ्ट का पेपर है। मतलब कि ये जिसका एग्जाम है उसी का पेपर है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रकृति और प्राणी जगत का सिमसौर है। जब आप पीछे गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मिला होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शन ए संतुलित अनुचिंतन से, ऑप्शन बी पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, ऑप्शन सी भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, ऑप्शन सी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि अंधविश्वासों और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर, तो यहाँ पे यही ना पूछा गया है आपसे कि किस तरह से मुक्ति मिली है, तो इसका ऑप्शन सी भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तीसरा आपके विश्व परिवारता लगने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए यातायात एवं संचार का साधनों का विकास, ऑप्शन डी विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, ऑप्शन सी विज्ञान की जीवन घनिष्ठता, ऑप्शन डी विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो इसका जो सही आंसर है तीसरे वाले का ऑप्शन ए है। यहाँ पे आइए देखते हैं, समूचा विश्व जो है कि देखिए यहाँ पे ये है ना, हाँ, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय, दूसरे कलर से अभी कर देते हैं इसको, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे अब आप देखिए, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है, समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, ऑप्शन बी पास रखने आंवले की तरह, ऑप्शन सी हाथी के लिए आंवले की तरह, ऑप्शन डी स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ऑप्शन ए परंपरागत चिंतन, ऑप्शन बी भावात्मक चिंतन, ऑप्शन सी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तीसरा वाला है, आप यहाँ पे 1 मिनट का समय आप इसको पढ़ सकते हैं। गद्यांश को पढ़िए पहले आप। तीसरा वाला गद्यांश है, 2 गद्यांश हम लोग कर चुके हैं, उसमें से आपको कितना रहा है लास्ट में अपना स्कोर देकर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तब तक अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दबा कर शेयर करिएगा उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ जिसको भी इस टॉपिक में दिक्कत है, उसकी समस्या समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से ही प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति के विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव हो सकी है। अतः यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व की शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अगर आपने इसे पढ़ लिया होगा तो आगे चलिए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए, ऑप्शन बी उत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, ऑप्शन सी व्यापार एवं कृषि की उन्नति के लिए, ऑप्शन डी कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए विश्व शांति आवश्यक है, क्योंकि अगर विश्व में युद्ध होते रहे तो मानव का विकास नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए हिंसा और भय, ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन सी आत्मीयता और समीपता, ऑप्शन डी परिश्रम और ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहिंसा और प्रेम। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश में लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्य पालन द्वारा, ऑप्शन बी मौन पालन द्वारा, ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा, ऑप्शन डी भय द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा द्वारा। यहाँ पे आप गद्यांश में देख भी सकते हैं कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर है, किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए धन और वैभव, ऑप्शन बी धन और सम्मान, ऑप्शन सी अध्यात्म और उपासना, ऑप्शन डी शांति सुख और रचनात्मक कार्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी शांति सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है। मतलब नितांत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए भली भांति, ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी विधिवत, ऑप्शन डी निम्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, जो कि नितांत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके बाद अगला गद्यांश यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे सामने अगला गद्यांश है चौथा नंबर का। आप लोग के पास 1 मिनट का समय, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ लीजिए। चलिए हम भी आपके साथ ही पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य के उत्तम एवं स्पृहित विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या देश तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था एवं अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जिसका उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदाय के। इनके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिका और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये रहा गद्यांश और इसके आधारित प्रश्नों को अब हम देखने चल रहे हैं। यहाँ पर इसके आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहित शब्द के अर्थ हैं। ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन बी प्राप्त की हुई, ऑप्शन सी त्याग करने योग्य, ऑप्शन डी त्याग की हुई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो प्राप्त करने योग्य हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश में
लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन ए आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, ऑप्शन बी आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, ऑप्शन सी गुलाम देश की दशा कैसी थी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगर पूरा कहा जाए तो ये शीर्षक के बारे में पूछ रहा है कि इस गद्यांश में लेखक ने क्या बताया है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, मतलब अहिंसात्मक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए धार्मिक आस्थाओं एवं सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ऑप्शन सी अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, ऑप्शन डी जनतांत्रिकता की हानि बताना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। मतलब कि यहाँ जो लेखक है वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो लेखक ये बता रहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता क्या थी, वो किस प्रकार से चल रहा था, वो अहिंसात्मक था, हिंसात्मक था, कैसा था, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर, ऑप्शन बी धर्म में हस्तक्षेप न करना, ऑप्शन सी धर्म की अवज्ञा, ऑप्शन डी किसी भी धर्म को न मानना। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए सभी धर्मों का आदर। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा पर नागरिक का धर्म हो सकता है और राज्य सभी धर्मों का आदर भाव करेगा। जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो यहाँ सब कुछ बताया गया है, लेकिन मैंने मोटी मोटा आपको बता दिया कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए यह महात्मा गांधी जी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, ऑप्शन बी इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे, ऑप्शन सी यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, ऑप्शन डी इसमें सभी जातियों वर्ग और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें सभी जातियों वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। आइए आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, स्मरण रखने योग्य यह एक जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदाय के। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट गद्यांश होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास समय, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। ठीक है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिमसौर है मनुष्य, उसकी कारीगिरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तात ब्रह्मांडे की कल्पना की है। उसकी यह कल्पना मात्र कल्पना ही नहीं थी परंतु यथार्थ भी थी। यथार्थ मतलब सत्य, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसकी कृति के रूप में सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इसकी भव्य आकर्षण एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यंत्र कहाँ अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य का वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है। इसमें सौंदर्य राशि से भी सभी को अप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर में एक जटिल यंत्र में उपमित किया गया है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने पर यह गतिशील वायु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो कालकवलित हो जाता है। यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्वतः सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जाए
क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंगों के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? शल्य चिकित्सकों ने दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकारा है तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्व साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह दातव्य है कि मानव शरीर का हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता है जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार्य नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है। जो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों ने मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों को प्रत्यारोपण संभव हो पाया है। यहाँ पर यह गद्यांश रहा है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो सृष्टि ने हमारे शरीर को बनाया है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ होगा तो वो पहले जैसा नहीं रह पाएगा। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव मन को घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन बी, मानव सृष्टि का सिमसौर है। ऑप्शन बी, मन की शक्ति अपराजेय है। ऑप्शन डी, लघु मानव विविधता की सच्ची सृष्टि है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लघु रूप हेतु पिंड कहा गया, इसका कल्पना मात्र नहीं की गई, यह भी की गई है कि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत रूप सृष्टि है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव होता है। ऑप्शन ए, साहित्यकार में। ऑप्शन बी, साहित्य शास्त्री में। ऑप्शन सी, शल्य चिकित्सा में। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो साहित्य शास्त्री है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे आपके सामने 8वां प्रश्न है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। ऑप्शन बी, मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने पर शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन डी, मानव शरीर विविधता की सृष्टि का अनुपम इकाई है, अनुपम कृत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत हो जाने पर शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, जो कि गद्यांश में साफ साफ लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। ऑप्शन ए, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना। ऑप्शन बी, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना। ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ऑप्शन डी, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अंग प्रत्यारोपण में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। यहाँ 10वां और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर जो निरामय शब्द है इसका पर्याय है ऑप्शन ए, सुंदर। ऑप्शन बी, स्वस्थ। ऑप्शन सी, अद्भुत। ऑप्शन डी, नवीन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, स्वस्थ। इसका अर्थ एक होता है निरोग। ठीक है, यहाँ पर ये रहे कुछ इस तरह के प्रश्न, ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, किस एग्जाम का आप लोग देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि किस प्रकार का डाउट, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।